नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ईंट, मनके और अस्थियां। इसमें हमने जो इस चैप्टर का मुख्य बिंदु था वो हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने 3 लेक्चर में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्थात राजा, किसान और नगर। ये चैप्टर जो है वो बेसिकली आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, अर्थात लगभग आप मान के चलिए तो 1200 साल का जो है हम लोग इस चैप्टर में इतिहास पढ़ेंगे। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग जो हमारे साम्राज्य हुए हैं और उस साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी उनकी अर्थव्यवस्था है और स्टेट से संबंधित चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम लोग इसके आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें हैं वो किस समय काल के बीच में है, तो 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक है। पिछली कक्षा में हमने बताया था बीसी और एडी क्या होता है। बीसी ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बीसी से डिनोट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम लोग एडी से डिनोट करते हैं। अर्थात जो भी ईस्वी में घटनाएं लिखी जाएंगी वो हमारी एडी में होंगी, और जो भी हमारी ईसा पूर्व में घटनाएं होंगी वो बीसी में होंगी। तो पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पिछली कक्षा जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है उसमें हम लोगों ने 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व 900 बीसी तक 1900 बीसी तक हमने पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के अलावा यहाँ की जो व्यवस्था थी वो नगर नियोजन पर आधारित थी। नगर नियोजन पर आधारित थी और यहाँ पर मुख्यतः व्यापार और कृषि, इस पर ध्यान दिया जाता था। और यहाँ पर जो मुख्य हमको प्रणाली देखने को मिलती है वो मातृसत्तात्मक थी। क्या थी? मातृसत्तात्मक। अर्थात यहाँ पर माता जो है सेंटर में होती थी, महिला सेंटर में होती थी, और यहीं से हमको मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मातृदेवी की मूर्ति के अलावा यहाँ से हमको ईंट, बेहद जो है ईंट एकदम बड़े पैमाने पर मिला है। उसके अलावा कुछ हमको यहाँ से मनके मिले हैं, मनके जिनका प्रयोग आभूषणों के रूप में किया जाता था। और धातुओं में हम बात करें तो यहाँ से हमको चांदी, सोना, आभूषण में हमारे लाजवर्त, तो ये सब चीजें यहाँ पर पाई गई हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो एक चीज का अभाव रहता है, और किसका अभाव रहता है, तो यहाँ पर अभी तक लोहा जो है वो नहीं प्राप्त किया जा सका था। तो ये इंडस वैली के बारे में था। बाकी डिटेल से मैंने पिछली कक्षा में बताया था। अब हम देख रहे हैं जो हमारे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का समय है वो पूरा का पूरा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसको हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति। और जो यहाँ की मुख्य नदियां थी, मुख्य नदियां कौन कौन सी थी, तो मुख्य नदियां यहाँ की सिंधु थी। क्या थी? सिंधु, रावी, ये जो है यहाँ की मुख्य नदी थी। इसके अलावा यहाँ पर सरस्वती का भी नाम आपको देखने को मिलता है, सरस्वती, और इसी का जो है घग्गर नाम है। तो ये जो है नाम देखने को मिलता है। तो ये यहाँ की कुछ चीजें थी। और व्यापार के बारे में बात करें तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका व्यापार कहाँ कहाँ था, तो व्यापार इसका विदेशों से हुआ करता था। जो अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान। इसके अलावा यहाँ एक स्थान होता है चोलिस्तान। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कुछ इसके साक्ष्य मिलते हैं। कुछ यहाँ है ईरान से भी मिलते हैं। तो ऐसे जो है
विदेशों से भी यहाँ पर व्यापार होते रहते थे। तो ये एक प्रकार की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो नगरीय थी। सब चीज़ यहाँ पर नगर पर आधारित थे। यहाँ के जो घर थे वो पक्के भी थे और इसके अलावा ये जो है कच्चे भी थे। यहाँ पर सड़कें आपको देखने को मिलती हैं, सड़कें बनी बनाई रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पर पक्की नालियाँ बनी रहती थी। फिर पानी पीने के लिए घड़े यहाँ पर रहते थे। सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही यहाँ पर 900 के आसपास, लगभग 900 के आसपास यहाँ पर कुएं आपको देखने को मिलते हैं। कुछ कुएं घर के अंदर रहते थे, कुछ घर के बाहर रहते थे। बाहर जो रहते थे उससे जो राहगीर आते थे वो लोग पानी वगैरह अपना पीते थे। जो व्यापारी होते थे वो उसका प्रयोग करते थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। लेकिन उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है 600 BC से लेके 600 AD तक की चीज। लेकिन बीच का जो हमारा समय काल है, वो समय काल लगभग 1900 से 600 BC ये छोड़ दिया गया है। ये हमारे चैप्टर में कहीं है ही नहीं। तो लेकिन हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि 1900 से पहले जो 1900 से पहले की जो चीज़ें थी वो नगर नियोजन पर आधारित थी। लेकिन 1900 से 2600 के बीच की जो घटनाएं थी वो क्या थी, इसके बारे में भी तो हम थोड़ा जानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो हमारा ये समय काल है, ये होता है वैदिक काल। इसको हम लोग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है क्या है, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड हमारा 1500 BC से लेके लगभग 600 BC तक का ये जो समय है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय काल जो है वो वैदिक काल कहलाता है। अब ये वैदिक काल जो है ये भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ये 2 भाग हैं पूर्व वैदिक काल, या इसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब ये जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो कितना है, तो वो 1500 BC से लेके 600 BC का जो समय है ये वैदिक काल का समय काल है। और इसको जब 2 भागों में बांटा गया तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल का समय काल कितना है, तो 1500 BC से लेके 1000 BC तक का ये जो समय काल है ये ऋग्वैदिक काल है। वहीं उत्तर वैदिक काल जो हमारा है, उत्तर वैदिक का समय काल 1000 BC से लेके यहाँ पर लगभग 600 BC का जो समय है ये हमारा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अब यहाँ जो वैदिक काल में जो व्यक्ति थे, जो यहाँ के मुख्य व्यक्ति थे, उनको हम लोग आर्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम था उनका, आर्य। और इनकी जो भाषा थी, क्या ये लोग बोलते थे भाषा, तो भाषा इनकी संस्कृत थी। क्या थी, भाषा संस्कृत। और संस्कृत की लिपि क्या है, संस्कृत की लिपि है देवनागरी लिपि, ये संस्कृत की लिपि है। तो ये इनकी मुख्य भाषा हुआ करती थी। और जो समय काल है ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में यहाँ आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ही मेंशन है ऋग, अर्थात ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का जो है संकलन किया जाता है, ऋग्वेद का संकलन किया जाता है। बाकी उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो हमारे 3 वेद हैं, 3 वेद कौन कौन से हैं, तो हमारे हैं यजुर्वेद, उसके अलावा सामवेद और अथर्ववेद। तो इनकी रचना जो है इसमें होती है। तो ये हमारा वैदिक काल है। और बेसिक अंतर क्या है, जो हमारा
इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो क्या थी, नगरीय था। लेकिन जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल पूरी तरीके से ये पूर्णतः ग्रामीण है, पूर्णतः ग्रामीण है। तो ये है इसका मुख्य पैटर्न कि पहले हमारा जो है नगरीय सभ्यता आती है, फिर ग्रामीण सभ्यता आती है। ये वैदिक काल का जो हमारा समय है ये ग्रामीण है। ऋग्वैदिक काल तक के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पर हमको लोहे का ज्ञान होने लगता है, लोहे का ज्ञान होने लगता है। तो लोहे का जब ज्ञान हो जाता है तो इनसे तरह तरह की धातुएं, तरह तरह के जो है औजार बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं। और ये औजार क्या होते हैं, किसमें प्रयोग आते हैं, तो इन औजारों का प्रयोग हम लोग कृषि के क्षेत्रों में करते हैं। अब कृषि के अलावा आप कहाँ, कृषि के अलावा कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, तो जो अस्त्र शस्त्र हमारे बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, तो हथियारों में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। अब हथियार लोहे के बनने लगे, लोहा जो है एकदम सख्त होता है, कठोर होता है, तो इससे जब युद्ध किया जाता था तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। किसी को अगर तलवार से मार दिया जाता था तब वो मर जाता था, दोबारा जो है लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाता था। तो वहाँ से क्या होता था कि उसके क्षेत्र को हथिया लिया जाता था, उस पर कब्जा कर लिया जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा वैदिक काल का समय है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, लोहे का ज्ञान नहीं था, मुख्य क्या था इनका, ऋग्वेद होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लोहे का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे वेद इकट्ठा किए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पुराणों का भी संकलन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब जैसे ही हमारा वैदिक काल का समय काल समाप्त होता है तो इसके बाद दो और धर्म हमारे सामने देखने को मिलते हैं, दो और धर्म हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहला है जैन धर्म, जैन धर्म, और दूसरा है बौद्ध धर्म। दूसरा क्या है, बौद्ध धर्म। तो ये दोनों धर्म है। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट जो है हमारा जो चैप्टर है उसमें बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में है, तो उसमें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा 600 BC से स्टार्ट हो रहा है। अब जो हमारा 600 BC स्टार्ट हो रहा है, 600 BC, तो ये जो हमारा समय काल है ये क्या है कहलाता है, तो ये जो समय रहता है वो महाजनपद का समय रहता है, महाजनपद काल का समय रहता है। अब महाजनपद काल किसे कहते हैं, तो वैदिक काल में लोगों को जन कहा जाता था। वैदिक काल में क्या कहा जाता था, लोगों को जन कहा जाता था। और जन से जो है, जन का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, तो जन का मुखिया जनपति होता था। अब जन का अर्थ क्या होता है, जन का पहले सामान्य भाषा में अर्थ होता था, जन का अर्थ होता था लोग। फिर धीरे धीरे जो है लोगों के समूह को भी हम लोग जन के रूप में जानने लगे। पहले इसका बेसिक अर्थ होता था लोग, फिर धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और इसका मतलब होने लगा लोगों का समूह, लोगों का समूह। फिर कहीं कहीं इसका एक अर्थ और हमको देखने को मिलता है, वो क्या है कि एक जनजातियों का समूह, जनजातियों का समूह। ये भी कहीं ना कहीं हमको अर्थ देखने को मिलता है, जनजातियों का समूह। तो ये होता है। अब जो हमारा अर्थ देखने को यहाँ पर मिल रहा है जनपद, तो यहाँ जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का अर्थ क्या मतलब होता है, जन का अर्थ होता है लोग या लोगों का समूह, और पद का अर्थ होता है कि जहाँ उनका कदम है। और कदम कहाँ रहेगा, जहाँ वो लोग निवास करते हैं, जहाँ वो लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं। तब लोग जहाँ निवास कर रहे थे और वो काफ़ी संख्या में थे, एक बड़ी मात्रा में थे, उसी को हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। और जो हमारा 606वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 6वीं सदी ईसा पूर्व है, तो ये जो हमारा समय काल है ये
महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल। तो 600 BC को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में टोटल कितने महाजनपद हुए थे? तो 16 महाजनपद हुए थे। कितने? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद कौन कौन से थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें पहला था अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, मगध जिसकी राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र है। तो ये समय समय पर बदलता रहा है। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, लेकिन फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र बना दिया गया था। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये जो है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। फिर काशी, इसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वज्र की राजधानी वैशाली, मल्ल की कुशावती, चेद की शक्तिमती या कहीं कहीं शुक्तिमती भी देखने को मिलता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, फिर पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ये टोटल जो है 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों में किनका किनका शासन था? तो शासन हम लोग देख लेते हैं। तो शासन जो है मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ वंश थे जो समय दर समय किसी एक के बाद दूसरे आते गए। तो वे कौन कौन से वंश थे? तो यहाँ पर ये जो वंश आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 544 ईस्वी में जो है हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। और इसका जो अंतिम शासक है वो कौन है? उदयन है। इस वंश के बारे में सबसे अच्छी खास जो है विशेषता ये है कि इसमें जैसे बिंबिसार है तो बिंबिसार को उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने मार डाला, फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार डाला। तो ये जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पितृहंता का अर्थ क्या होता है? कि जो अपने पिता का ही वध कर डाले। तो हर्यक वंश है। फिर हर्यक वंश के बाद जो है उदयन को शिशुनाग मार डालते हैं। फिर शिशुनाग वंश की नींव रखी जाती है। शिशुनाग वंश चलता है कुछ समय तक, 412 BC से लेकर 344। फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। तो इस चैप्टर का जो मुख्य हमारा मेन जो थीम है वो मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश में हमको मुख्य रूप से अशोक के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में अशोक के बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश की जब पतन हो जाता है तो शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर उसके बाद चेदी वंश। फिर एक संगम युग का समय आता है। संगम युग में जो है बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। तो ये एक संगम युग हमको पढ़ना है। तो संगम युग का ये जो समय काल है लगभग 300 BC से लेकर 300 AD का समय काल जो है वो संगम युग कहलाता है। और ये कहाँ पर, किस क्षेत्र में था? ये दक्षिण भारत के एरिया में था। दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के एरिया में हमारा संगम युग था। और फिर उसके बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का इसका समय काल है। और इसके संस्थापक श्रीगुप्त हैं और इसके अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। तो टोटल इतने ही समय काल में आप देख रहे हैं कितने राजवंश आए, उनकी समाप्ति हुई। तो इन सब के बारे में पढ़ना है कि इनके समय में अर्थव्यवस्था क्या थी, और इसके आगे वाले में उसके हम प्रशासन के बारे में देखेंगे। ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आप देख रहे होंगे ये पहले का मैप है, अर्थात अभी का नहीं है। जैसे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान अलग कर दिए गए हैं, तो ये तब का नहीं है, ये बहुत पहले का है। लगभग 620 ईसा पूर्व पहले का ये हमारा मैप देखने को आपको मिल रहा है। इस मैप की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर हमारे जो 16 महाजनपद हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे कंबोज हमारा किस एरिया में पड़ रहा है? तो अफगानिस्तान के एरिया में। गांधार भी हमारा अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ रहा है। फिर यहाँ पर आप दिल्ली के आसपास देख रहे हैं तो कुरु पड़ रहा है। फिर यहाँ पंचाल है, कौशल है, मल्ल है, काशी, मगध, वज्जी, अंग, और यहाँ पर अस्मक है। ये हो जाएगा अस्मक। और यहाँ पर चैत्य है, अवंती है, वत्स, सूरसेन, मथुरा। तो ये देख रहे हैं आप टोटल जो है
16 महाजनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये गंगा नदी होकर प्रवाहित हो रही है। तो जितने भी महाजनपद थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित थे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये गंगा नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है यहाँ पर, और ये इधर से यमुना नदी बहते हुए आ रही है। तो यमुना नदी और गंगा नदी यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल जाती हैं, और फिर आगे यहाँ से होते हुए ये काशी के रास्ते होते हुए यहाँ पर पटना, पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये जो हमारी नदियां हैं इसमें व्यापार के लिए मुख्य भूमिका थी, और कहीं ना कहीं ये जो नदियां थी ये एक बॉर्डर के रूप में भी काम करती थी कि इस नदी के इस पार जो है हमारा क्षेत्र है और नदी के उस पार आपका क्षेत्र है, तो ये बॉर्डर के रूप में भी काम करती थी। तो ये 16 महाजनपद थे। तो अब हमने थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इस चैप्टर में हमको दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात महाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। तो हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से वहाँ पर विकास आपको देखने को मिल रहा है। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया। तो ऋग्वेद का लेखन किस समय में हुआ था? तो ऋग्वेद का लेखन वैदिक काल में हुआ था। मैंने आपको ये बता दिया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। तो यहाँ आप मैप में देखिए, तो मैप में आप देख रहे होंगे तो ये हमारा कर्नाटक वाला एरिया इधर हो जाता है, ये हमारा इधर कर्नाटक वाला एरिया हो जाता है। और फिर यहाँ पर कुछ एरिया जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये हमारा दक्कन का पठार हो जाता है। फिर इधर इस वाले एरिया में विंध्याचल श्रेणियाँ हो जाती हैं, और यहाँ पर पूरा हिमालय रेंज हो जाता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो दक्कन का एरिया है, उसके अलावा विंध्याचल का एरिया है, फिर हमारा कर्नाटक का एरिया है, तो यहाँ से यहाँ पर कृषि का विकास इस समय काफ़ी तीव्र गति से हो जाता है। कृषि का विकास हो जाता है, और कृषि का विकास होने के कारण क्या, मुख्य कारण क्या है कि लोहे का ज्ञान लोगों को हो गया था। लोहे का ज्ञान लोगों को हो गया था, और इससे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जा चुके थे। यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। आगे इन्होंने लिखा है कि ईसा पूर्व पहले सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के शवों में अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर यह पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। इनके कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में आप देख रहे थे, हड़प्पा सभ्यता में लोगों को क्या किया जाता था कि ऐसे ही या तो उनको जला दिया जाता था, लोगों को जलाने के भी साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं, कुछ लोगों को ऐसे दफना दिया जाता था जो उनकी फेवरेट चीज़ होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में लोगों की फेवरेट चीज़ क्या होती थी? खाने पीने की वस्तुएं होती थी, आभूषण होते थे, या उस समय जो तांबे का दर्पण होता था तो उसको दफना दिया जाता था। लेकिन जब हमारा वैदिक काल का समय आता है तो वैदिक काल के समय में जो है लोगों को मुख्य रूप से जलाया जाता था। फिर जो हमारे पाषाण उधर पत्थर वाले एरिया थे जहाँ पर दक्कन के पठार होते थे, तो पठार वाले एरिया में लोगों को बड़े बड़े शिलाखंडों के नीचे जो है दफन कर दिया जाता था, और उनकी जो फेवरेट चीज होती थी वो रख दी जाती थी। यही इसमें बताया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, और शायद इनसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ। इस राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से भी मिलता है। इसी के साथ लगभग पूरे महाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। तो मैंने बताया कि आपको लगभग यहाँ पर 600 BC, तो 600 BC के पास जो है महाजनपद का उदय होता है, महाजनपद का उदय। और ये महाजनपद जो उदय होता है इसको हम लोग द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्वितीय नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति।
द्वितीय नगरीय क्रांति हम इसको जानते हैं 16 महाजनपद को, और प्रथम नगरीय क्रांति किसको जानते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो किसी ठोस चीज पर लिखे गए होते हैं। किसी ठोस चीज, जैसे पत्थर पर जो है, पत्थर के बड़े बड़े लेख, शिला रहे, खंड रहे, उस पर कोई चीज लिख दिया जाए तो उसको हम लोग अभिलेख के नाम से जानेंगे। या उसके अलावा कोई धातु से संबंधित चीजें रहें, धातु की प्लेट रहे, उस पर आप कुछ चीज मेंशन कर दें, लिख दें, तो उसको अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ क्या थे कि बड़े बड़े जो किताबें थी, किताबें किस पे लिखी जाती थी, तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, या जो है कपड़ों पर लिखा जाता था, तो ये इनसे ग्रंथ बनते थे। सिक्के धातुओं के बनते थे। इसके अलावा जो चित्र होते थे, चित्र किस पर बनाए जाते थे, दीवारों पर बनाए जाते थे। कागज का उस समय विकास नहीं हुआ था, तो दीवारों पर बनाए जाते थे या पत्तों पर बनाए जाते थे। तो ऐसी चीजें जो है मिलती हैं जिससे उस समय के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो आप आगे देख रहे होंगे एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का नाम कैसे सामने आता है, तो भारत में अंग्रेजी शासन रहता है, अंग्रेजी शासन, और अंग्रेजी शासन के माध्यम से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना जो है भारत में हो चुकी रहती है। और इंग्लैंड से बहुत सारे अधिकारी भारत भेजे जाते रहते थे। इंग्लैंड से बहुत सारे जो है अधिकारी भारत आते थे, और भारत इनका आने का मुख्य उद्देश्य रहता था, क्या था, वो धन कमाना था, धन प्राप्ति करना था। और धन इनको किस प्रकार से मिले, तो वो विभिन्न तरीकों को आजमाते थे। चाहे वे यहाँ पर चिकित्सा के रूप में आए, या फिर यहाँ पर जो है टैक्स लगाने के रूप में आए, या फिर जो है वो हिस्टोरियन के रूप में आए, तो ऐसे जो है यहाँ पर विभिन्न रूपों में आते थे। तो जितने पेशा आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं, चाहे वो अध्यापक का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो, नर्स का हो, तो जितने भी पेशा है, तो सारे पेशा के रूप में यहाँ पर अधिकारियों को भेजा जाता था। वो आते थे और हर एक क्षेत्र से यहाँ पर कुछ चीजें जो है उठा कर ले गए। तो इसमें जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम रहता है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम रहता है, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप आते हैं, और जेम्स प्रिंसेप जो है ये 1830, तो 1830 ईस्वी के आसपास जेम्स प्रिंसेप को जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो है एक सफलता मिलती है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आते हैं एक अधिकारी, उनका नाम रहता है जेम्स प्रिंसेप। और ये जेम्स प्रिंसेप जो है भारत के विभिन्न एरिया में घूमते हैं, और आप ये देखते हैं कि दीवारों पर कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, लिखी गई हैं। और जो इनको ज्ञान किसका था, तो ज्ञान इनको मुख्य रूप से जो है इंग्लिश का था, फ्रेंच का था, जो यूरोपीय भाषाएं थी उनका था। लेकिन इसके अलावा इनको ना तो ब्राह्मी का ज्ञान था, ना तो खरोष्टी का ज्ञान था, थोड़ा बहुत जो है संस्कृत का ज्ञान था। तो कुछ हद तक जो है संस्कृत का ज्ञान था, बाकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का थोड़ा भी इनको ज्ञान नहीं था। तो ये आते हैं और देखते हैं कि दीवारों पर कुछ चीजें लिखी रहती हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो शिलाखंड रहते हैं उस पर चीजें लिखी रहती हैं, पत्थरों पर लिखा रहता है। तो इसको देखते हैं, उत्सुकता जागृत होती है कि ये लिखा क्या है। और जब हमको पता चल जाएगा कि ये लिखा क्या है, तो एग्जैक्ट हमको इसका डेट पता चल जाएगा, और डेट जब पता चल जाएगा तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये कितनी पुरानी है, किस राजा के बारे में है। या इससे कभी कभी होता था कि किसी स्थान के बारे में इनको जानकारी होती थी और उस स्थान की खुदाई करते थे, बहुत मात्रा में इनको अथाह धन देखने को मिलता था। तो ये भी चीजें इनके सामने आती हैं। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, तो वो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और पहली बार इनको सफलता मिलती है। और जो अभिलेख पढ़ते हैं वो ब्राह्मी लिपि में थे और खरोष्टी लिपि में थे। तो दो लिपियां इनके सामने आती हैं अशोक के समय की। तो अशोक के समय की जो दो लिपियां थी, दो लिपियां कौन सी थी, ये थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी।
खरोष्ठ लिपि। तो ये जो ब्राह्मी लिपि थी, ये ब्राह्मी लिपि अगर आप मैप इस प्रकार से कुछ देखें, जो है मैप इस प्रकार से जो है, तो जो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के पश्चात ये जो हमारा पूर्व, पश्चिम और उत्तर का एरिया है जो देखने को मिलता है, पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के एरिया में जो है ये खरोष्ठी लिपि यहाँ पर पूरे एरिया में थी, खरोष्ठी लिपि थी। लेकिन जब इधर आप आएंगे, इधर हमारा पूर्व के एरिया में, तो पूर्व के एरिया में आएंगे तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है दो भागों में कुछ इस प्रकार से बटी थी। और अलग अलग लिपियां क्यों थी? क्योंकि अशोक के समय में जो लिपियां अलग अलग होने का तात्पर्य ये था कि भाषाएं यहाँ पर अलग थी। क्या था? कि भाषाएं अलग थी। अब जब भाषाएं अलग थी और जो आम जनमानस की भाषा थी, जहाँ जो लोकल लोग बोलते थे, उसी का अशोक ने शिलाओं पर लिखाने का काम किया था, ताकि अगर हम संस्कृत लिख देते हैं और लोग बोल रहे हैं पाली, प्राकृत, ये सब चीजें बोल रहे हैं, उनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता, तो हम हजार चीजें पत्थरों पर लिख दें, लोग उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है हमारे लिखाने का। तो इसीलिए अशोक ने क्या किया कि लोकल जो जनमानस की भाषा थी उसको लिखने का प्रयास किया, उसको लिखवाने का प्रयास किया, ताकि आम जनमानस उसको पढ़े और समझे। तो इसलिए जो है अलग अलग यहाँ पर लिपियां और भाषाएं देखने को मिलती हैं। और ये लिपियां मुख्य किस पे थी? तो इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले अभिलेखों पर किया गया और सिक्कों पर किया गया। इससे प्रिंसिप को पता चलता है कि जो अभिलेख थे उस पे अशोक के नाम देखने को आपको मिलते हैं। क्या नाम मिलता है? पियदस्सी। पियदस्सी का अर्थ क्या होता है? तो पियदस्सी का अर्थ होता है, पिय का मतलब यहां से आप निकाल सकते हैं, पिय का मतलब प्रिय, प्रिय, और दस्सी का मतलब देखने में सुंदर। तो जो देखने में सुंदर हो, देखने में सुंदर कौन था? तो उस समय अशोक ही सबसे ज्यादा फेमस था, तो वो अशोक के लिए प्रयोग किया जाता था। पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा। तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा कौन थे? तो अशोक ही थे। तो अशोक के बारे में ये हमको पता चलता है। और कहीं कहीं पर डायरेक्टर अशोक का नाम भी लिखा रहता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो सबसे पहले जो हमको अभिलेख देखने को मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? वो अशोक के देखने को मिलते हैं। इस शोध के आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन की नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की शब्दावलियों की रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो जाता था। पहले क्या था कि जब तक चीजों को नहीं पढ़ा गया था, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें हों, तो जब चीजों को नहीं पढ़ा जा सकता था तो उस आधार पर हम एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है नहीं डिनोट कर पाते थे। लेकिन जब चीजों को हम पढ़ लिए तो एग्जैक्ट हमको टाइम पीरियड मिल गया, राजा का नाम मिल गया, जो और जानकारियां तो हमारे सामने आ जाती हैं। आगे दिया है कि उसके बाद के विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इसके संबंध में जो चीजें हमको मिलती हैं वो हमेशा से नहीं थी। तो ये जेम्स प्रिंसेप को पता चलता है। तो अभिलेखों के बारे में जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया तो उसको पढ़ने के पश्चात यहाँ से कुछ जो है महाजनपद सामने आते हैं। तो 16 महाजनपद थे, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 16 महाजनपदों के बारे में भी इनको जानकारी मिलती है। और जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी है कि जो उसमें मुख्य महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? तो वो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। तो ये जो है यहाँ पर मुख्य महाजनपद होते थे। और इन महाजनपदों के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथ जितने रहते हैं उसमें जानकारी हमको मिलती है। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, किसमें? अंगुत्तर निकाय। तो इस अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का जिक्र सबसे पहली बार देखने को मिलता है। यही यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाया था। अब
कहीं कहीं होता था कि बौद्ध धर्म में कुछ अलग चीजें जो है शहर का नाम दिया रहता है और जैन धर्म में अलग। तो यही यहाँ पर कुल मिलाकर 16 जो है हमको चीजें महाजनपद देखने को मिलते हैं। और इसमें 16 महाजनपदों में कहीं कहीं पर जो है डायरेक्ट राजा का शासन होता था, कहीं कहीं पर प्रजा जो है अपने माध्यम से राजा को चुनती थी और फिर जो है वहां पर शासन होता था। और जहां पर प्रजा अपने राजा को खुद चुनती थी उनको हम लोग गण और संघ के नाम से जानते थे। तो जो हमारे गण और संघ होते थे उस समय वो जो है जनता के माध्यम से ही होते थे कि जनता जो है राजा का चुनाव करती थी, तब जो है वो शासन करते थे। तो यहाँ पर जैसे मल्ल गणराज्य आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ गणराज्य आपको देखने को मिलेंगे। यही आगे यहाँ पर दिया गया है कि वज्र संघ की ही भांति अन्य राज्यों में भूमि रहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। ये आगे यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी थी। मैंने बता दिया कि जो 16 महाजनपद हैं उनकी अपनी कुछ ना कुछ एक राजधानी थी, और जो ये राजधानी थी वो एक किले के माध्यम से घेरी जाती थी। अब राजधानी जो होती थी, राजधानी का मुख्य केंद्र क्या था कि यहाँ पर राजा रहते थे और राजा के साथ यहाँ पर इनके जो है मंत्रीगण भी रहते थे। अब जहाँ पर इतने जो है प्रकांड विद्वान, राजा, मंत्री, पुरोहित, ये सारे लोग रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पर एक बड़े शहर के रूप में होगा। और जब बड़ा शहर होगा तो उसको चारों तरफ से घेरा गया रहेगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि किलेबंदी की गई रहती थी और यहाँ पर इनके सेना भी रहती थी, सैनिक भी रहते थे। ये सब चीजें यहाँ पर थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसी समय जो है ब्राह्मण ग्रंथों की, धर्मशास्त्रों की रचना शुरू की गई और इस रचना में ये बताया गया कि जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का क्या काम होगा, तो वो पूरे राज्य में जो है वो लोगों को ज्ञान देने का काम करेगा। जो धार्मिक कर्मकांड है वो करवाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, तो वो सेना में रहेंगे, सैनिक के रूप में रहेंगे और राजा के रूप में भी हो सकते हैं। फिर वैश्य हैं तो ये जो है सभी वर्ण जितने हैं तो उनके खान पान, रख रखाव, ये सारी चीजें देखेंगे। और जो शूद्र होंगे वो ऊपर के जो तीनों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इन तीनों का जो है सेवा करेंगे। तो वही धर्म ग्रंथों की जो है रचना चालू होती है, जिसमें अलग अलग नियम बताए जाते हैं। राजाओं के बारे में भी नियम बताए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियम निर्धारित किए गए। तो वही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तो इन चारों के बारे में नियम निर्धारित किए गए। और इसमें यह बताया जाता था कि शासक जो है होंगे वो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। तो जो क्षत्रिय वर्ण से शासक बनेंगे वो क्या करेंगे कि वो जितने भी उनके राज्य में लोग रहेंगे उन लोगों का की रक्षा करेंगे, उनसे कर वसूलेंगे और कर वसूल के जो है वो जो कर मिलेगा उससे जनता के हित में काम करेंगे। तो वही था। आगे जो है दिया गया है कि शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना और भेंट वसूलना माना जाता था। तो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर वसूला जाता था? तो बिल्कुल उस समय कर सभी से वसूला जाता था। आगे दिया गया है कि हमें इतना तो ज्ञात हो जाता है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी होता था। और इसके अलावा धीरे धीरे राज्यों ने, अगर आपको उस समय में धनी बनना था तो धनी कैसे आप बन सकते थे? या तो आप पड़ोसी देश पर, जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर आक्रमण कर लें और उनके सारी संपत्ति को आप खुद लूट लें, या फिर आप उनसे जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करें और दहेज के रूप में चीजें ले लें। तो ऐसा होता था। या तो आप जो पड़ोसी आपके जो है दूसरे राजा होते थे उनको आप डरा धमका के या युद्ध में पराजित करके उनको अपने अधीन कर लें, तब वहां से आपको टैक्स के रूप में पैसा मिले। तो ये उस समय जो है संपत्ति के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। और जो इनके सैनिक होते थे, तो सैनिक पहले क्या होते थे कि सैनिक ऐसे नॉर्मल जो गांव में खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे वही उनको सैनिक के रूप में भी भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि नहीं, अब हमारा सेना मजबूत होने चाहिए, तो एक सैन्य विभाग बनाया गया और उस सैन्य विभाग में परमानेंट लोगों को रखा गया। कुछ को जो है नगद वेतन दिया जाता था, कुछ को जो है खाने पीने की चीजें दी जाती थी और कुछ को जो है
ऐसे जमीन दे दिया जाता था कि ये जो है 1 एकड़ 2 एकड़ 4 बीघा 10 बीघा, तो आप जो है इसमें खेती करिए और यहाँ पर आकर आप सैनिक के रूप में काम करिए। अभी मैंने अभिलेख के बारे में बताया, तो वही अभिलेख की परिभाषा यहाँ दी गई है कि अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर एक कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख क्या होते थे कि जैसे पत्थर हुए, धातुएं हुई, तो इस पर जो है कठोर जो सतह होती थी उस पर खुद की जो है चीजें लिखाई जाती थी, और जो भी लिखवाएगा अपने राज्य में तो वो जाहिर सी बात है कि अपना नाम जरूर मेंशन कराएगा। नाम मेंशन नहीं कराएगा तो पता कैसे चलेगा लोगों को कि किसने लिखवाया है। और इसमें हो सकता है कि जब वो जहाँ पर ये अभिलेख पाए गए हैं उस स्थान का नाम हो सकता है, उस स्थान से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में हो सकता है। जो उसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के धार्मिक संस्थानों से संबंधित जो दान दिए जाते हैं ये चीजें हो सकती थी। तो यही सब चीजें अभिलेख में होती थी। अभिलेख जो पहले लिखे जाते थे किस भाषा में थे, तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा होती थी, जो लोकल लैंग्वेज होती थी, जो लोकल लोग बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा किसकी पाई गई हैं, तो अशोक के अभिलेख जो है पाए गए हैं। इसके अलावा जो है इस अध्याय में जो है अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तो यही है कि जो आम जनमानस की भाषा थी उसी में अभिलेख लिखाए जाते थे। तो जो टोटल 16 महाजनपद थे, अगला जो टॉपिक है यह है 16 महाजनपदों में मगध सबसे प्रमुख था। तो 16 महाजनपद जो हमारे थे उन सब में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध था। अब मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या था, तो मगध के शक्तिशाली होने के पीछे जो है कारण ये था कि यहाँ से आप देख रहे हैं यमुना नदी है, फिर यहाँ से गंगा नदी है, फिर यहाँ आकर इलाहाबाद में ये लोग मिल जाते हैं प्रयाग में, फिर आगे ये बढ़ते हुए यहाँ चले जाते हैं। तो मगध का जो एरिया है ये वाला पूरा एरिया ये मगध का है। अब मगध का एरिया सबसे शक्तिशाली क्यों था, शक्तिशाली होने का कारण ये था कि ये इसकी भूमि जो थी वो समतल थी, समतल भूमि थी, ठीक। और दूसरा ये एरिया क्या था कि यहाँ पर कई सारी बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ थी। तो नदियाँ थी तो यहाँ जो व्यापार होता था, व्यापार वो नदियों के माध्यम से ही हो जाता था। व्यापार आपके नदियों के माध्यम से हो जा रहा है। सेनाएं जो है समतल भूमि पर रह रही हैं, और यहाँ का जो भूमि थी, भूमि कैसी थी, तो भूमि ये जो है उपजाऊ थी। क्या थी, उपजाऊ थी भूमि, यहाँ पर उपजाऊ थी। फिर कुछ एरिया में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इधर लगभग झारखंड का एरिया वर्तमान का हो जाता है, और झारखंड के इस वाले एरिया से लोहे के खदानें देखने को मिलती हैं, लोहे के खान। तो इन लोहे के जो हमारे खान देखने को मिलते हैं, इससे भारी मात्रा में लोहा निकाला गया, और इस लोहे से बहुत सारी जो है अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। तो इन अस्त्र शस्त्र के माध्यम से कहीं भी लड़ाई होती थी तो मगध के जितने भी राजा होते थे वे जीत जाते थे, इसलिए मगध जो है मुख्य होता था। यही यहाँ पर दिया गया है कि 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह है कि लोहे की खदानें जो झारखंड के एरिया में थी आसानी से उपलब्ध थी, इससे उपकरण और हथियार बनाना सरल हो जाता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, ये यहाँ पर मुख्य था कि इधर जंगल का एरिया था और यहाँ पर हाथी उपलब्ध थे, और हाथी का प्रयोग सेना के रूप में किया जाता था। तो हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में थे। साथ ही यहाँ पर व्यापार के रूप में गंगा और उसकी उपनदियों का प्रयोग किया जाता था। आगे यहाँ पर दिया गया है कि आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की निधियों के बारे में बताया। इसके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे राजा महत्वपूर्ण हुए और अपनी जो है नीतियां लागू करते रहे। और जो सबसे पहले इसकी राजधानी थी, राजधानी क्या थी, वो राजगृह थी। क्या थी, राजगृह। और इसका नाम देखने को क्या मिलता है, राजगाह। इसकी नाम जो है हमको देखने को मिलता है राजगाह। राज का मतलब क्या होता है, राज का मतलब होता है राजा, जो हमारा किंग हुआ,
किंग, और गाह का मतलब होता है गृह। गृह, गृह का मतलब जहां वो निवास कर रहा है, तो जहां राजा निवास कर रहा है तो वही जहां राजा निवास करेगा उसी को राजगृह कहा जाएगा। और ये जो राजगृह था वो 7 पहाड़ियों के बीच में जो है बसा हुआ था, मतलब इसके चारों तरफ जो है पहाड़ियां थी, बीच में राजगृह शहर बसा हुआ था। और इसके बसे होने से ये जो है मुख्य चीज सामने आती थी, कोई भी जो है डायरेक्ट इस पर आक्रमण नहीं कर पाता था। यही यहाँ दी गई है कि इस राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर, और ये 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। बाद में जो है इसकी राजधानी जो है राजगृह से हटाकर जो है वो पाटलिपुत्र बना दिया जाता है। और पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी कौन बनाता है, तो पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी वो है अजात शत्रु बनाते हैं। कौन बनाते हैं, अजात शत्रु बनाते हैं इसको अपनी राजधानी। और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन करता है। कौन करते हैं, उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। तो इसे अब जो है पटना भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। तो ये इसकी जो है कुछ मुख्य चीजें थी। आगे दिया है कि एक आरंभिक साम्राज्य, तो मगध कैसे जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। तो मगध के विकास के साथ साथ जो है बहुत सारे यहाँ पर वंश भी विकसित हुए। अब उसमें चाहे हर्यक वंश हो, हर्यक वंश के अलावा शिशुनाग वंश हैं, तो ये सारे वंश यहाँ पर विकसित हुए। अब ये सारे वंश जब विकसित हो गए तो उसके बाद समय आता है मौर्य वंश का। किसका समय आता है, मौर्य वंश का समय आता है। तो ये जो हमारा मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसका जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वो हैं बृहद्रथ। कौन है, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ इसके जो है अंतिम शासक होते हैं मौर्य साम्राज्य के। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, तो टोटल इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 323 से लेकर 184 BC। ये जो हमारा समय काल है 323 BC से लेकर 323 BC से 184 BC का जो समय है, यही जो है इसका मुख्य समय है। और इसके संस्थापक के बारे में बता दिया, कौन है संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अंतिम शासक बृहद्रथ। और इसका जो मुख्य शासक है, मुख्य शासक कौन है, तो मुख्य शासक जो है वो अशोक हैं। मुख्य शासक अशोक। इनके विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं, कहीं पर इनको जो है पियदस्सी भी आपको देखने को मिल रहा है, पियदस्सी, ये भी इनका एक अलग नाम है। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया तक इनका फैला हुआ था। उसके बाद अशोक आते हैं, तो अशोक जो है अपना साम्राज्य और विस्तार करते हैं, और ये दक्षिण में कलिंग तक जाते हैं। कहाँ तक, कलिंग। तो कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा। तो अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं, कब, 261 BC में। 261 BC में ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं, और भारी मात्रा में लोग वहां मरते हैं। इतना खून खराबा देखते हैं कि यहीं पर इनका मन होता है कि अब इसके बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं और धम्म जो है अपना लेते हैं, धम्म की नीति। और धम्म की नीति अपनाने के पश्चात अपने जो और लोग होते हैं इनके साम्राज्य में, राज्य में, तो उन सबको जो है बौद्ध धर्म धारण करवाते हैं। उनको विदेशों में जो है भेजते हैं कि आप जाइए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आइए। तो इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा, इनको जो है कहाँ भेजते हैं, इनको भेजते हैं श्रीलंका। कहते हैं कि आप श्रीलंका जाइए, और श्रीलंका जाने के पश्चात वहाँ पर आप जाइए और इसका जो है विकास करिए, बौद्धिज्म के बारे में लोगों को बताइए। तो ये दोनों लोग वहाँ जाते हैं। महेंद्र जो है वो पुरुषों को बताते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और संघमित्रा महिलाओं को बताती हैं। तो ये दोनों लोग बताते हैं, और लास्ट में महेंद्र और संघमित्रा की मृत्यु भी श्रीलंका में ही हो जाती है। तो अशोक जो है वो धम्म की नीति को अपनाते हैं। अशोक किसकी नीति को अपनाते हैं, धम्म की नीति को अपना लेते हैं। धम्म की नीति जब इन्होंने अपना लिया तो
विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो है लिखवाए और उन अभिलेखों को अपने जो है राज्य में चारों तरफ लगवा दिया। तो आप विभिन्न प्रकार के इनके अभिलेख आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ इनके अभिलेख हैं। ये सारे अभिलेख होते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों में ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, चाहे वो अभिलेख हों, सिक्के हों, पत्र हों या ग्रंथ हों, तो इन सब का उपयोग उन्होंने किया। इसके साथ ही साथ जो है मूर्ति कला भी जो है इसका भी अध्ययन किया। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु तो समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। तो एक जो है विदेशी यात्री भी अब यहाँ पर आने लगे थे भारत में उस समय, और मेगास्थनीज आते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक लाते हैं इंडिका। तो यहाँ पर मेगास्थनीज रहते हैं और इंडिका लिखते हैं, इंडिका के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। फिर उसके अलावा जो है एक और व्यक्ति होते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री होते हैं, उनका नाम होता है चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र ये जो किताब थी वो किस पर मेंशन थी? तो जो अर्थशास्त्र किताब थी वो राजनीति से संबंधित थी। राजनीति। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखा है तो इससे आप ये मत समझिएगा कि वो इकोनॉमिक्स की बुक थी, नहीं। तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी, राजनीति से संबंधित थी। तो ये जो है नाम होता है। कहीं कहीं जो है चाणक्य को कौटिल्य नाम भी दिया गया है। तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही नाम थे, और ये किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। इसके अलावा जो है कुछ चीजें हमको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो पुस्तकें हैं उनसे मिलता है। तो ये कुछ चीजें थी। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि अशोक जो है वो पहला शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश देने के लिए पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभ लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अभी मैंने बताया कि अशोक ने क्या धारण कर लिया था? बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो धम्म का इन्होंने प्रचार किया। धम्म क्या होता है? धम्म का अर्थ होता है कि बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासकों के साथ उदार व्यवहार करना जो है, और दूसरे धर्मों का सम्मान करना, यही धम्म की नीति है। तो धम्म का प्रचार प्रसार ये करते हैं। आगे है कि साम्राज्य में शामिल बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हुए थे, जहाँ पर अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र थे, उसके अलावा उड़ीसा के तटवर्ती। तो ये सारी एरिया, अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक का पूरा एरिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा जो है एरिया। तो ये सब अशोक के समय में ही थे। मौर्य साम्राज्य में इतना बड़ा इनका शासन हुआ था, क्षेत्र हुआ था। तो अब इतना बड़ा जब क्षेत्र रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके कई सारे सेंटर बनाए जाएंगे। एक सेंटर से, एक राजधानी से काम होने वाला नहीं है। तो एक मुख्य राजधानी बनाई जाती है, उसके अलावा जो है 4 इनके जो है छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाते हैं, उप राजधानियां बनाई जाती हैं। तो यही दिया गया है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी थी, और उसके आसपास प्रांतीय केंद्र जो है बनाए गए थे। तो प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे? तो ये तक्षशिला थी। तक्षशिला किधर था? तो ये अफगानिस्तान वाले एरिया, पाकिस्तान के बीच में था। उज्जैनी जो है ये दक्षिण भारत के एरिया में पड़ जाता है। फिर उसके अलावा सुवर्णगिरी कर्नाटक में है, तो सुवर्णगिरी से सोने के खदानें मिलती हैं। तो ये जो है कुछ उप राजधानियां इसकी बनाई गई थी। और साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। अब कोई भी अगर निकलेगा तो भूमि पर चलता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जल्दी नहीं पहुंच सकता। अगर वो जल मार्ग को अपनाता है तो नाव के सहारे हो सकता है कि थोड़ा 10-15 दिन पहले वहां पहुंच जाए। तो इसीलिए जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था, भूमि मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। प्रांतों में राजधानी तक जाने के लिए कई सप्ताह और महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था की जाती थी और उनकी सुरक्षा भी की जाती थी। अगर एक स्थान से दूसरे राज्य कोई जा रहा है तो उसके साथ कुछ सैनिक भी जाएंगे कि बीच में कुछ अगर डकैत मिलते हैं, चोर मिलते हैं, तो उनसे चोरी छिनैती का काम न किया जाए। यह स्पष्ट होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। सेना यहाँ पर मुख्य थी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। और ये जो समितियां थी
पहली समिति क्या थी, तो ये था कि सेना का संचालन करेंगी। उप समितियां क्या थी कि एक का काम है कि नौसेना का संचालन करेगा, दूसरे का काम है कि जो सैनिक होंगे उनके यातायात और खान पान की व्यवस्था करेंगे, तीसरे का काम रहेगा कि पैदल सैनिक का संचालन करेगा, चौथे का काम रहेगा कि जो अश्वरोही हैं, जो घुड़सवार हैं, उनकी देखभाल करेंगे, पांचवें हैं कि जो रथ लेकर चल रहे हैं उनकी देखभाल करेंगे, और छठवें जो रहेंगे वो हाथियों को जो भी सैनिक लेकर चल रहे हैं उनकी देखभाल के लिए रहेंगे। और दूसरी उप समिति का उत्तरदायित्व इस प्रकार था कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। कहीं अगर मान लो कि युद्ध करने जाना है तो तुरंत तो पहुंच नहीं जाएंगे, अभी वर्तमान के समय में जैसे रॉकेट है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, तो इससे आप जल्दी पहुंच जा रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, आपके पास हाथी, घोड़ा, रथ, बैलगाड़ी यही होता था, तो इससे एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगता था। और समय जब लगेगा तो आप जितने भी सैनिक जाएंगे उनके खान पान की व्यवस्था लगेगी। फिर अगर कोई सैनिक जा रहा है तो वो अपना पूरा जो है अस्त्र शस्त्र अपने ऊपर नहीं लाद के ले जाएगा, किसी न किसी माध्यम से ले जाएगा। तो उसके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी कि बैलगाड़ियों पर अस्त्र शस्त्र लाद दिया जा रहा है, हाथियों पर लाद दिया जा रहा है, वो अस्त्र शस्त्र लेकर चल रहे हैं। और जितने भी उस समय, अभी जैसे वर्तमान में युद्ध में क्या होता है कि गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों को चलने के लिए क्या लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। उस समय क्या होता था कि हाथी, घोड़ा, ये बैल रहते थे, तो ये रहेंगे तो इनके भी तो खान पान की व्यवस्था लगेगी, तो इनके लिए भी चारे की व्यवस्था करने के लिए एक अलग समिति होती थी, सैनिकों के खाने पीने के लिए एक अलग समिति होती थी, शिल्पकार होते थे, और कहीं कहीं जो है वो कवि वगैरह भी इनके साथ इतिहासकार जाते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए यह जो है प्रयास किया, उसने धम्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसा हमने अभी ऊपर पढ़ लिया धम्म के बारे में कि धम्म क्या होता है। आगे दिया गया है कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, इसीलिए इन्होंने धम्म का प्रचार किया। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति किया, और उसी धम्म महामात्र में ये अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भी शामिल करते हैं। आगे का पॉइंट है 3.3 कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण काल माना गया। तो जो मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड है 323 से 184 बीसी का, 323 से 184 बीसी का, तो इसके बारे में ये लोग मुख्य इसके बारे में जानते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहपूर्ण लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण में थे जो साम्राज्य की पहचान में जाने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे गए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक जो है बहुत शक्तिशाली था। तो मेन ये था कि जब सारे अभिलेखों को पढ़ा गया, सिक्कों को पढ़ा गया, मूर्तियों को देखा गया, तो इन सब से पता चला कि सभी जगह अशोक का नाम मिल रहा है। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य में अशोक का नाम ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अशोक को अशोका द ग्रेट के नाम से भी कहा गया, अशोका द ग्रेट, अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहास में सिर्फ दो व्यक्ति हैं जिनको महान जो है कहा गया है, एक अशोका द ग्रेट अशोक के बारे में और दूसरा अकबर महान। तो यही दो व्यक्ति हैं, एक प्राचीन काल में है और दूसरा मध्यकालीन भारत में है। तो दो जो है व्यक्ति हैं अशोक और अकबर, तो इन्हीं को महान कहा गया है, बाकी और किसी को महान नहीं कहा गया है। आगे दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण एक सामान्य नहीं था। दूसरी शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई साम्राज्य एक समय पर अपने चरम पर है तो उसका जो है एक ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर वो धीरे धीरे जो है नीचे की ओर जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है 600 बीसी से पहले की कुछ भूमिका के बारे में देखा, और भूमिका के बाद जो है आज हम पढ़ते हुए यहाँ पर लगभग
200 BC तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 200 BC से स्टार्ट करेंगे और आगे तक पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।